Wait, come in. Please take your seat. Thank you, sir. So introduce yourself. Tell me something about yourself. What have you done? Yes. सर मेरा नाम दीपिका सचान है। मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने मेरी जो बेसिक एजुकेशन थी वो अपने गांव से कंप्लीट की। कौन सा गांव है आप? सर बेहुटा। बेहुटा। जी सर। कहाँ पर है? सर ये कानपुर से ही 200 किलोमीटर दूर है। कानपुर नगर में क्या? कानपुर नगर में ही आता है। उसके बाद फर्दर एजुकेशन के लिए मैं कानपुर आ गई और मैंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई अपनी कानपुर से ही शिवाजी इंटर कॉलेज से कंप्लीट की। फिर मैंने मेरा ग्रेजुएशन आईआईटी कानपुर से बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया। अच्छा, कब किया? सर 2016 पास आउट। तो 2016 में आपने कर लिया ग्रेजुएशन? जी सर। उसके बाद? सर मैंने 3 साल जॉब की है। अच्छा, कहाँ? सर रेजोनेंस एंड आकाश इंस्टीट्यूट में एज अ केमिस्ट्री लेक्चरर। पढ़ाया भी है आप? जी सर। तो 2016 से 2019 तक आपने टीचिंग का काम किया। ये क्या सब्जेक्ट पढ़ाती थी आप? सर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पढ़ाती थी। वेरी गुड। और 19 के बाद आप सिविल की तैयारी करने की? अच्छा, क्यों आप रेजोनेंस और आकाश तो बहुत दे आर वेरी गुड पे मास्टर्स और मेडिकल और इंजीनियरिंग की फील्ड में काफी अच्छा उनका रिजल्ट भी रहा है जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं, तो किस वजह से आप सिविल सर्विसेज में आना चाहती है? क्या आकर्षण है सिविल सेवा में आने का? सर एक्चुअली सिविल सेवा में आने का जो ड्रीम था वो मेरा बचपन से ही था, पर क्योंकि ग्रेजुएशन करना था और सिविल सेवा मतलब मेरे आसपास जो कोई भी नहीं है इस तरीके की सर्विसेज में, तो सब लोगों को लगता था कि नहीं कर पाए शायद, तो एकदम से हम डायरेक्टली डिसीजन नहीं ले पाए कि 12th के बाद से सिविल सेवा में मतलब जाना चाहिए। तो पहले ग्रेजुएशन करना था, तो ग्रेजुएशन एनीवे करना था तो किसी प्रेस्टिजियस कॉलेज से कर लें, शायद उसकी जो टेक्निक्स है तो वो यूज हो जाएंगी, और प्लस मुझे मेरा इंटरेस्ट और पता चल जाएगा कि मुझे एक्चुअली में क्या करना है, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तो उतना आइडिया नहीं होता। तो आपने आईआईटी कानपुर से बीटेक करने के बाद कभी उसी क्षेत्र में करियर में आगे बढ़ने का नहीं सोचा? नहीं सर, मतलब बीटेक करने के टाइम में मुझे रियलाइज हो गया था कि मुझे करना तो सिविल सर्विसेज ही है और मेरा ओरिएंटेशन उसी तरफ जा रहा था, पर थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं जस्ट ग्रेजुएशन के बाद से मतलब सिविल सेवा की प्रिपरेशन नहीं कर सकती थी, तो मैंने जॉब ले ली और एकेडमिक जॉब इसलिए ली क्योंकि मेरा पढ़ाई की तरफ रुझान बना रहेगा और मेरा मतलब चेंज नहीं होगा ओरिएंटेशन। बिल्कुल ठीक तो बात। फिर मैंने उसके बाद में जब मुझे लगा कि अब मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो चुकी हूँ और अपना प्रिपरेशन का खर्चा खुद दे सकती हूँ, तो मैंने जॉब। आपने आज का अखबार पढ़ा? जी सर। क्या मुख्य समाचार क्या रहे हैं आज के अखबार? सर मेजर तो जो डेंगू फैल रहा है तो उसकी कुछ न्यूज़ थी कि मतलब सीवियर होता जा रहा है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा सर आज वो आयुष घोटाला एक कानपुर में चल रहा है। नहीं, आप एनवायरमेंटल साइंस आपका विषय रहा है। जी सर। तो उसमें COP27 और G20, जी सर, कुछ इनके बारे में मुझे बताइए। सर COP27 जो है वो इजिप्ट में होनी है। कहाँ हो रही है? शर्म अल शेख सिटी है, वहाँ पे COP27 होनी है। अच्छा, तो और G20? सर G20 जो है वो इंडोनेशिया के पास में अभी बाली में सबमिट होनी है और हमारे प्रधानमंत्री कल वहाँ जाएंगे, एंड उसके बाद में जो उसकी अध्यक्षता है वो इंडिया के पास में आने वाली है 1 दिसंबर से। तो ये क्लब ऑफ रोम क्या है? सर क्लब ऑफ रोम में सबसे पहले मतलब 1972 में एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग सबमिट की गई थी, तो वो चीज है। तो मुझे 1972 से 2022 तक जी सर आप बता सकती हैं क्या क्या माइलस्टोन्स रहे हैं जो कि आपके वातावरण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त, पर्यावरण हितैषी काम करने के लिए जो कदम उठाए गए वो 1972 से 2022 50 वर्षों का लेखा जोखा मुझे आप 2 मिनट में बताइए। सर सबसे पहले तो क्लब ऑफ रोम हुआ, उसके बाद सर मेजर माइलस्टोन 1992 में रियो अर्थ समिट के टाइम पे हुआ था। वहाँ पे 3 ऑर्गेनाइजेशन, पृथ्वी सम्मेलन। सर 1992 पे
फिर उसके बाद में वहाँ पे 3 मतलब गवर्नमेंट इंटरनेशनल बॉडीज बनी, उनमें यूएनएफसीसी थी, यूएनसीबीडी थी एंड यूएनसीसीडी थी। फिर उसके बाद में 1992 के बाद में 2015 पे पेरिस क्लाइमेट जो समिट तो थी। 97 में क्या हुआ? 1907 सर 1907 तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? 1987 में एक प्रोटोकॉल था आई थिंक। हाँ, तो वो ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए 1987 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। एंड उसके बाद 2005 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, जो कि सीएफसीज को मतलब फेज आउट करने के लिए था, ताकि ओजोन लेयर की फिर 2015 में पेरिस पैक्ट हुआ। एंड पेरिस पैक्ट था, जो कि ग्लोबली एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर रेज होता जा रहा है उसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिमिट करने के लिए। एंड टू बी बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी, अगर हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिमिट कर सके, तो ऑलमोस्ट 193 कंट्रीज ने इस पे अपनी अच्छा, आप एसीएफ और आरएफओ दोनों पदों के लिए चयनित हुई हैं? नहीं सर, मैं सिर्फ आरएफओ के लिए चलती हूँ। अच्छा, तो मुझे आप अपने विभाग का पद सोपानिक क्रम क्या है ये बता सकते हैं? सर आरएफओस जो होते हैं वो जो गवर्नमेंट की फॉरेस्ट पॉलिसीज होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, कंजर्वेशन का। आरएफओ आपके विभाग का पद सोपानिक क्रम, यानी आरएफओ उसके ऊपर कौन, उसके ऊपर कौन, उसके ऊपर कौन, ओके सर। अधिकारियों की हाँ। जो पद सोपानिक क्रम की श्रृंखला है वो आपके विभाग में कहाँ से शुरू होकर कहाँ समाप्त होती है? हायरार्कियल ऑर्डर आई एम टॉकिंग ओके सर, गॉट इट। हाँ, वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। सर आरएफओ के जस्ट ऊपर एसीएफ होते हैं, एंड एसीएफ के ऊपर डीएफओ होते हैं, एंड डीएफओ के ऊपर चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होते हैं। अच्छा, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, एंड देन चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, देन प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। आई थिंक स्टेट का सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। वाइल्ड लाइफ वार्डन क्या होता है? सर अच्छा, जंगल किसे कहते हैं? सर जंगल जहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उनकी डेंसिटी 10%, मतलब कैनोपी डेंसिटी जो है वो 10% से अधिक हो, एंड एक वाइड एरिया को कवर करता हो। मैंने अपने घर के बगीचे में खूब पेड़ पौधे लगा रखे हैं, बड़े बड़े हो गए, वो जंगल की श्रेणी में आएंगे, वन होंगे? सर वो जंगल की श्रेणी में तो नहीं आएंगे। जंगल जिनका रख रखाव नहीं हो रहा है, वो जो नेचुरली ग्रोन आई थिंक प्लांट्स हैं, वो जंगल की श्रेणी में आते हैं। अगर नेचुरली ग्रोन नहीं है तो मान लीजिए मैन मेड है तो सर जंगल वो नहीं ट्री है? कवर पे आ जाएंगे, ट्री कवर पे उनको कंसिडर किया जाएगा, पर जंगल आई डोंट थिंक सो कि उन्हें जंगल कहा जाएगा जब तक कि उनकी एक अच्छी खासी डेंसिटी नहीं होती है। वो कितनी होनी चाहिए? सर कैनोपी कवर क्या होना चाहिए? सर जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ एग्जैक्टली तो मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, पर शायद 10% से अधिक होना चाहिए कैनोपी कवर। कितना एरिया? सर मोर देन आई थिंक 10 हेक्टेयर, अबव 10 हेक्टेयर। देखिएगा थोड़ा सा। जी। और प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब से हुई थी और ये वर्ष क्यों बड़ा महत्वपूर्ण है प्रोजेक्ट टाइगर के लिए? सर 1973 से हमने प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्ट किया था, एंड 1973 क्यों ऑप्ट किया गया इसका मुझे आइडिया नहीं, ठीक है। उसके बाद अभी क्या प्रोजेक्ट टाइगर? सर प्रोजेक्ट टाइगर हमने जो कमिटमेंट ली थी कि हम डबल कर देंगे प्रोजेक्ट टाइगर, मतलब टाइगर्स के नंबर्स को, तो वो हमने जो 2022 तक हमें डबल करना था, हमने उससे पहले ही वो टारगेट जो है अचीव कर दिया। अच्छा, तो आपने कुछ अपनी अभिरुचियां, अपने शौक कुछ रखे होंगे, कुछ है आपके? क्या? सर सबसे पहले तो टीचिंग ही मेरा शौक है, एंड सेकंड मैं डायरी लिखती हूँ। तो डायरी लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विधा है जी सर, जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा पढ़ा नहीं गया है, कम पढ़ा गया है, उपन्यास, कविता, कहानी की तुलना में। तो कुछ डायरी लेखन से जुड़े महत्वपूर्ण लेखकों के नाम बताइए और उनका क्या योगदान? सर मतलब मैंने इस हॉबी को अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं जानती हूँ और पर्सनल तौर पे ही मतलब कर रही हूँ। अच्छा, तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, ठीक बात। ओजोन डिप्लीशन के कॉजेस क्या होते हैं? सर ओजोन डिप्लीशन के सबसे ज़्यादा कॉजेज जो है वो रेफ्रिजरेटर से जो पोल्यूशन निकलता है, एमिट होता है, जैसे सीएफसीज और एचएफसीज जो होते हैं, तो उनकी वजह से जो ओजोन है वो डिप्लीट होते हैं। तो मॉडर्न जो एयर कंडीशन है उनमें अब सीएफसी यूज करते हैं?
नहीं सर, अब CFC यूज उसकी जगह कौन सा एजेंट यूज किया? सर HFCs यूज कर रहे थे, बट अब HFCs से क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो HFCs को भी फेज आउट करने के लिए बोला गया है। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो ओजोन डिप्लीशन या ओजोन होल की बात करते हैं जी सर। तो वो साउथ पोल पे तो ज्यादा दिखाई पड़ता है, नॉर्थ पोल पे क्यों? सर कुछ वॉर्टेक्स का मैंने पढ़ा था कि कुछ इशू होता है, बट मैं बहुत डीप पे ध्यान नहीं कर पा रही हूँ कि ऐसा मतलब वहां पे क्यों हो रहा है। शायद लेयर का कुछ कंसंट्रेशन से कुछ किया हुआ था। अच्छा, ओजोन लेयर जो है किस एटमॉस्फेयर की लेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है? सर स्ट्रेटोस्फेयर में। इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। हाउ मेनी लेयर आर देयर इन एटमॉस्फेयर? सर 4 लेयर्स। फोर। टेम्परेचर किसमें बढ़ेगा किसमें घटेगा? सर सबसे पहले हम नीचे से जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज होता है। उसके बाद जब हम स्ट्रेटोस्फेयर में एंटर करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एंड फर्दर जब हम ऊपर जाते हैं मेसोस्फेयर में फिर से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, एंड फिर और ऊपर जाने पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो मेसोस्फेयर में भी टेम्परेचर डिक्रीज होगा नहीं, और आयोनोस्फेयर में भी टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा। नहीं सर, मतलब अल्टरनेटिव चलता है, पहले डिक्रीज देन इंक्रीज देन डिक्रीज देन इंक्रीज। ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में दैट इज क्षोभ मंडल। हाँ क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल क्यों कहते हैं? अच्छा, जो प्लेन से कहा जाता है कि वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, जी सर। ऐसा क्यों? सर वहाँ पे जो हवा या टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है लगभग, तो प्लेन को दिक्कत नहीं होती। मतलब जो हवाएं चलती हैं ऊपर एटमॉस्फेरिक में तो वो नीचे ही रहती हैं क्षोभ मंडल तक, तो इसलिए प्लेन के लिए वो ज्यादा सुविधाजनक होता है वहाँ पे चलना। तो उसके पीछे टेम्परेचर रीजन है कि हवाएं रीजन? सर आई थिंक बोथ। टेम्परेचर तो बहुत नेगेटिव हो जाता है वहाँ पे, तो ये तो फ्यूल के लिए बहुत दिक्कत होगा, फ्रीजिंग हो जाती है इसके लिए, इसलिए ATF यूज करना पड़ता है, तो नुकसान है। सर फिर देन एनवायरमेंटल मतलब विंड्स वगैरह का यू आर नॉट श्योर। आई एम नॉट श्योर। एक शब्द आता है PAN, ये क्या चीज है? सर इट्स ये पॉलीमर है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ये पॉलीमर है? जी सर, PAN। इसको हम लोग स्मोक में भी PNA का सूत्र सुनते हैं। क्या सर? सॉरी। स्मोक, स्मोक में? व्हाट इज स्मोक? सर धुआं। स्मोक नहीं, स्मोक SMOG। SMOG। व्हाट आर स्मोक? सर स्मोक जो है वो स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन है, तो दैट इज कॉल्ड स्मोक। There is a special kind of smoke is present during the winter seasons that is known as the photochemical smoke. The photochemical smoke contain a special kind of chemical known as a PAN. What is PAN in photochemical smoke? इन फोटोकेमिकल स्मोक। सर मैं थोड़ा टाइम दे सकता। और नहीं कर पा रही, मैंने इसे पढ़ा है बट मैं अभी याद नहीं कर पा रही। What are the sources of air pollution? सर Air pollution, basically, I want to know from you that what are the causes of air pollution? How does air pollution form? What is the causative agent? व्हाट आर द Causative agent of air pollution. सर एयर पोल्यूशन इज बेसिकली CO2, मतलब जो गैसेस निकलती हैं वो एयर को जो पोल्यूट करती हैं उसकी वजह से एयर पोल्यूशन। So pollution is caused only by gases. नहीं सर, पर्टिकुलर मैटर्स भी होते हैं, PM 2.5, PM 10। What is the meaning of 2.5 and 10? सर ये साइज के हिसाब से होता है, जो डायमीटर होता है पार्टिकल्स का उसके बेसिस पे 2.5 and 10 को। Particular matter 2.5 जी वो 2. meter centimeter. सर आई थिंक माइक्रोमीटर में होता है। Micron. माइक्रोन। Micron. PM 2.5 in microns. and PM 10। Yes. Which PM is more dangerous? Sir, PM 2.5 is more dangerous. List some diseases caused by particulate matters. Sir, asthma, respiratory diseases जो होती हैं, They caused by particulate matter. they are मतलब caused by particulate matters. And सर ये बेसिकली क्योंकि बहुत छोटे होते हैं dimensions में तो ये अंडर कर Have you जाते heard about the हैं। bisnosis? Bisnosis. This disease caused by particulate matter. Which kind of particulate matter is responsible for the bisnosis?
This is on our syllabus basically. It's, Yes. air pollution, Yes, sir. which knows anthracosis. Okay. So there is a phenomenon known as a acid rain. Yes. What is acid rain and how does it form? सर जब रेन होती है तो एनवायरनमेंट में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं। वो जब सल्फर और ऑक्सीजन के नाइट्राइड्स ऑक्साइड्स जो होते हैं वो रेन से मिक्स हो जाते हैं, तो उसे हम एसिड रेन बोलते हैं। So acid rain contains certain kind of acids. सर हाँ, यस Which kind of acid? सर, सल्फर के एसिड्स होते हैं और नाइट्रोजन के एसिड्स होते हैं। Name them. सर SO2 जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो रेन में मिक्स When हो it जाती है reacts with water, it forms which acid? H2SO4 It forms sulfuric acid. यस। And the nitric oxide. एंड सेम चीज नाइट्रिक मतलब N2O जो होती है या NO2 जो होते हैं वो H2O के साथ मिक्स करके HNO2 या HNO3 फॉर्म करते हैं। Nitric acid. It forms nitric acid. यस। Okay. There is a phenomena is visible in the Agra. The Taj Mahal of the Agra is turning yellow. यस सर। What is the reason behind that? Sir- Which of the following acid is which of the two acid is responsible for the yellowing of the Taj Mahal? सर सल्फेट जो सल्फर का जो ऑक्साइड है यानी H2SO4 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मतलब उसके येलो होने के लिए। ताजमहल के मार्बल के साथ में वो रिएक्शन करता है, सल्फर तो प्रॉब्लम क्रिएट करता You है। taught chemistry also. यस सर। Which branch you taught during your teaching days? Organic, inorganic, physical, सर ऑल or स्टार्ट। there is a reagent in the chemistry known as the Grignard reagent. यस What is the function of Grignard reagent? सर, Grignard reagents बेसिकली RMGX यानी कि मैग्नीशियम का कंपाउंड होता है। उसका यूज हम बहुत सारी रिएक्शंस में करते हैं, जैसे कि अल्कोहल से हम अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना होता है तो हम Grignard reagent को यूज करते हैं, या फिर हमें एथेन बनाना या मीथेन यानी हाइड्रोकार्बन के प्रिपरेशन के लिए भी Grignard reagent यूज होता है। एंड Grignard reagent का यूज हम अभी सर और रिएक्शंस रिकॉल नहीं हो रही हैं, बट काफी सारी रिएक्शंस पे हम Grignard reagent को एज अ रिएजेंट यूज करते Why it is used extensively in these all kind of reactions? What does it gives us when R and MgX bond break? What get releases from it? हैं। सर एक वापस मैं समझ नहीं पा रही, और कैन यू R MgX that is a Grignard reagent. यस अगर R और MgX का बॉन्ड ब्रेक करेगा तो जो Yes. R एल्किल ग्रुप निकलेगा उसमें क्या खास बात होती है जिसके लिए Grignard reagent को यूज करते सर वो क्योंकि मैग्नीशियम से निकल रहा है तो वो नेगेटिव होता है, मतलब यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा होल्ड करता है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपाउंड है। तो वहां पे जो अल्काइल ग्रुप निकला है वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके एल्केन बना सकता है, हैं? तो इसलिए उसमें नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो आ जाते हैं, नेगेटिव मतलब चार्जेस। First organic compound synthesized in the lab. सर फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब इज यूरिया। अच्छा किस कंपाउंड को ऑर्गेनिक कहेंगे किसको इनऑर्गेनिक कहेंगे? सर ये और कार्बन की बेसिस में हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को जैसे सेपरेट करते हैं। तो अगर कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होता है तो हम उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, और अगर कार्बन एब्सेंट होता है तो दैट इज कॉल्ड ठीक। इनऑर्गेनिक। तो हीरा में कार्बन होता है, डायमंड डज कंटेन कार्बन। जी सर। ये ऑर्गेनिक होगा कि इनऑर्गेनिक होगा? सर ऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक होगा। जी I have a pencil here that is a lead. जी सर। This lead is made up from which particular thing? सर ग्रेफाइट। Graphite. Does contain carbon? यस सर। तो ये कार्बन की ग्रेफाइट किस में आएगा? ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक। Graphite, diamond, these all things are inorganic in nature. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना ग्रेफाइट। मैं ऑर्गेनिक में कहाँ पढ़ा था? जाके चेक करती हूँ। For being organic, the carbon hydrogen bonding is necessary. There are no carbon hydrogen bond. Anyways, ठीक है सर। दीपिका, अभी ये मैटर चल रहा है रिजर्वेशन, क्या मैटर है? सर ये EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको 10% रिजर्वेशन देने की बात कही है, तो ये उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, तो ये उसी का मैटर चल रहा है। क्या क्या ग्राउंड्स हैं रिजर्वेशन लेने के? सर रिजर्वेशन देने की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ग्राउंड है वो या तो सोशल बैकवर्ड है उस बेसिस पे दे सकते हैं, या फिर एजुकेशनली बैकवर्ड है उस बेसिस पे दे सकते हैं। ये जो EWS का कॉन्सेप्ट था, इससे पहले भी कोई मामला था जिसमें इसको रेज किया गया? नहीं कर पा रही। EWS का मतलब एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करें। EWS के संबंध में क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पहले भी
मैटर आया था जहां पर आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। सर मेरे पास मुझे ये बताइए, फॉरेस्ट ऑफिसर जो है, फॉरेस्ट ऑफिसर इनकॉम्पिटेंट होता है फॉरेस्ट से जो भी बेनिफिट्स वगैरह होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए, क्या रीजन इसके पीछे? सर आप हिंदी में एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? जो फॉरेस्ट ऑफिसर है असक्षम अच्छा कि फॉरेस्ट से जो भी फायदे वगैरह मिलेंगे वो उनको नहीं प्राप्त कर सकते। यानी जो वन संपदा है, हाँ उनको वनों नहीं से प्राप्त होने वाली जो नहीं संपदा है वो वन अधिकारी उसका इस्तेमाल खुद नहीं कर सकता। सर ये तो करप्शन बचाने के लिए स्टेप है और आई थिंक सही भी है, क्योंकि अगर वो खुद ही वहाँ पे यूज करेंगे तो फिर वो बाकी लोगों को कैसे रोकेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए कैसे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मुझे डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या होता डॉक्ट्राइन ऑफ है? एक्लिप्स आच्छादन का सिद्धांत, सूर्य ग्रहण का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत। ग्रहण का जो सिद्धांत होता है वो जब धरती चंद्रमा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन मेरे ख्याल से आपने पॉलिटी अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 मैंने पढ़ा आर्टिकल मतलब 13 अनुच्छेद 13 क्या है? सर आर्टिकल 13 कोई भी अगर जो लॉ बनता है अगर वो ऐसा होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब हाँ कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे नहीं है तो उसको हम मतलब से सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर सकता है। फंडामेंटल, फंडामेंटल केवल फंडामेंटल। यही बात जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं तो वो आर्टिकल 372 जी सर सॉरी फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट। यही डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। हाँ इस सर मैंने ये वर्ड नहीं सुना था। कोई बात नहीं। अच्छा, इसके देखिए दूसरे नाम भी हो सकता है उस तरीके से आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत इसको, ठीक है। मुझे ये बताइए इमल्सिफिकेशन क्या? सर ये ऑयल पेंट में यूज होता है, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है उसको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। हाँ। मतलब जो सरफेक्टेंट और एब्जॉर्बेंट, मैं अभी वर्ड्स रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ but हम लोग की बॉडी में भी इमल्सिफिकेशन होता है। सर प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड These are not emulsifiers. Bile. बाइल जूस। ठीक है, देखिए इमल्सिफिकेशन बाइल जूस जो होता है, बाइल जूस निकलता है उससे इमल्सिफिकेशन। अच्छा, कौन सा ऐसा फैट है जिसके लिए इमल्सिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती? मिल्क होता है, मिल्क मात्र एक ऐसा फैट है जो बिना इमल्सिफिकेशन के क्या होगा कि डायरेक्ट डाइजेशन हो सकता है। ठीक है, नाउ योर इंटरव्यू इज ओवर। अब दीपिका ऐसा है कि फीडबैक, योर बॉडी लैंग्वेज इज एब्सोल्युटली फाइन, योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर अप टू द मार्क, योर ओवरऑल performance in the board was highly satisfactory, but you need to work upon knowledge, fact, figure, information related to forest. तो जो भी 2-3 दिन का समय बचा है थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना? जी सर। तो हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा थैंक यू सर। और on the very best of luck, good wishes and blessings from all of us. और इंटरव्यू देने के बाद बताना जरूर कैसा हुआ और मिठाई खिलाने वाला, ठीक है ना? You are going to make it. 101% सिलेक्शन मैं बता रहा ये हूँ। मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू है और मुझे सुबह अब इसके बाद से पता तुमको चला। मैं बताऊं एक काम करना होगा, जी सर। इस इंटरव्यू में तो तुम क्वालिफाई कर ही रही हो 100%। अब यूपीएससी का टारगेट रखो, बिल्कुल सर। सर वो- Age आईएफएस कितनी थी? सर अभी है age। है। अभी है। अच्छा, एक चीज और कि पॉलिटी एक अहम सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसको प्रिपेयर करिए। हमें लग रहा है कि वो प्रिपरेशन आपकी अच्छी नहीं। सर एक्चुअली पॉलिटी बिल्कुल भी रिवाइज हाँ। सर मेरा रिजल्ट ये मतलब अभी आया, कब आया था, 2 दिन पहले शायद, 2-3 दिन पहले। और क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू है और मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी तो 2-3 दिन से मैं सर शॉपिंग कर रही हूँ, कपड़े खरीद रही हूँ। और मुझे सुबह मतलब मैंने मॉक के लिए बोला, अभी तक कोई मॉक भी अरेंज नहीं हो पाया था। सर ने बोला कि कल होगा मॉक, तो मैं सोच रही थी कि आज मैं कुछ पढ़ लूंगी। नहीं, एंड कोई बात कोई- मैं सर कुछ भी पढ़ के नहीं आई हूँ। मैंने मेंस के बाद से अभी सिंपली नहीं, यही सारे तो बस कॉन्सेंट्रेशन में आपको करना है कि जो
फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं जी सर। उनको आप निकाल लीजिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, हाँ ये सारी चीजें। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एक बार जरा देख लेना। यूपी में एक नया टाइगर कंजर्वेशन जो अभी बन रहा है। रानी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाओ, अभी मैंने कल देखा था रानीपुर। हाँ, यूपी वो गवर्नमेंट की देखिए। वेबसाइट पर जाओ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस पर हाँ पहुंचो, एक्सेस करो और सारे डेटा मिल जाए। तो आपका ईवीएस है भी। और मिनिस्ट्री ऑफ हाँ, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, हाँ गवर्नमेंट ऑफ इसमें इंडिया, हाँ। ये इसकी वेबसाइट, बस 2 वेबसाइट देख लो वहाँ देख पे। ले। सर और मेरे को केमिस्ट्री में जरूर पूछना था क्योंकि मैं मतलब केमिस्ट्री का तो ऐसा है कि कुछ क्या हालांकि हो क्या सकता है बोर्ड में पढ़ना। केमिस्ट्री का मेंबर हो जाए क्योंकि लोगों के सारे क्योंकि अभी कोलाइड्स और ये सब रिवाइज करने का टाइम नहीं जनरल क्वेश्चन ही रहेंगे जो बड़ा मुश्किल है कि बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन नॉर्मली जूलॉजी बॉटनी के बच्चे रहते हैं। सर साइंटिफिक नेम वगैरह हो सकते हैं क्या, तो मैं कुछ छोड़ देना अगर नहीं आता तो क्या कर सकते हैं। एंड सर मेरा नर्वसनेस दिख रही थी क्या, क्योंकि नहीं। मैं नहीं बिल्कुल नहीं, यू आर वेरी कूल काम एंड काम। ऐसे ही रहना ठीक है। हाथ बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने कहा ना आपको तो। बस जो नहीं आता सीधे मना कर देना। हाँ वाइल्ड गेस मत करना, एकदम गेस मत, वाइल्ड गेस मत करना। एकदम साफ साफ मना ठीक कर। है। ये साफ, सॉरी ठीक है ठीक है। केमिस्ट्री में भी कुछ नहीं आ रहा। हाँ सर वो याद थोड़ा भी ये प्रश्न आ जाता है ना कि पढ़ाया है हाँ, या इसीलिए पूछा भी जाता है। हाँ तो उसमें पता होना चाहिए अपना सिलेक्शन हो रहा है 101%। यू आर गुड। ठीक है। अब तक का सबसे अच्छा इंटरव्यू नहीं था। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। चलो।